नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ यूथ कंपटीशन टाइम्स आरआरबी सामान्य अध्ययन 2024 के नए एडिशन में दिए गए प्रश्नों को। दोस्तों आरआरबी सामान्य अध्ययन रेलवे विभाग की होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सभी प्रश्नों को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज ही कवर करवाया गया है। सभी रेलवे की ग्रुप डी और एनटीपीसी स्टेज लेवल 1 और 2 और भी इसके अलावा जो अन्य परीक्षाएं हुई हैं उन सभी के प्रीवियस प्रश्नों को इसमें कवर करवाया गया है। दोस्तों सभी जो प्रश्न है वो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो में दिए गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आरआरबी सामान्य अध्ययन 2024 बुक से हम इतिहास विषय को कर रहे थे। दोस्तों इतिहास विषय में हमने प्राचीन इतिहास के सभी 16 टॉपिक के 429 प्रश्नों को दोस्तों कवर कर लिया था। और दोस्तों यह हमारे इतिहास में दूसरा सेक्शन है, मध्यकालीन इतिहास। और दोस्तों ये इसका हमारा पहला चैप्टर दिया गया है, अरब एवं तुर्की आक्रमण, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी से संबंधित इसमें हमें प्रश्न दिए गए हैं। दोस्तों हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 430 प्रश्न से। तो दोस्तों प्रश्न हमें दिया गया है, नीचे दिए गए शासकों का सही काला अनुक्रम क्या है। नीचे दिए गए शासकों का सही काला अनुक्रम क्या है। दोस्तों जो नीचे दिए गए शासक हैं उन्हें हमें इनके जो अवधि पीरियड है, अवधि जो काल रहे हैं इनके शासन के, उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें लगाना है। तो दोस्तों इनका आंसर होगा ऑप्शन सी 2431 2431। महमूद गजनवी जो है वो 1998 से 1030 ईस्वी तक रहा था। मोहम्मद गोरी का शासनकाल 1173 से 1206 ईस्वी तक रहा था। चंगेज खां का 1206 से 1227 ईस्वी तक रहा था। और तैमूर का तो ये इनके कालानुक्रम की सही अवधि काल है। 431वां प्रश्न है, पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी है। पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी है। दोस्तों आंसर इसका अल बरूनी ने। अल बरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मक तथा विचारक था। इनका जन्म खीवा ख्वारिज्म में सन 973 ईस्वी में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान में है। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। वह पहला मुस्लिम लेखक था जिसने भारत की संस्कृति और परंपरा के बारे में व्यापक अध्ययन किया। अल बरूनी ने खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गणित, साहित्य आदि विषयों पर किताबें लिखी। इन्होंने तहकीक माँ लिल हिंद पुस्तक लिखी थी। इन्होंने तहकीक माँ लिल हिंद पुस्तक लिखी थी अल बरूनी ने। अगला प्रश्न है 432वां प्रश्न, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मिन मकाला किस भाषा में लिखी थी। दोस्तों आंसर इसका अरबी भाषा में। किताब उल हिंद ग्रंथ के लेखक अल बरूनी है। यह अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक 11वीं शताब्दी की भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अल बरूनी प्रथम मुस्लिम था जिसने संस्कृत सीखा तथा गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया। अल बरूनी गीता से बहुत प्रभावित था। अगला प्रश्न है 433वां प्रश्न, किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, डैश के द्वारा लिखी गई है। डैश के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन सी अल बरूनी के द्वारा। अल बरूनी के द्वारा। 434वां दोस्तों हमें प्रश्न दिया गया है, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था। आंसर है दोस्तों इसका अल बरूनी। अल बरूनी। अल बरूनी उज्बेकिस्तान से 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी उज्बेकिस्तान से 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान मोरक्को से भारत आया था। रहला इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक है। 435वां प्रश्न है, फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत के हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था। दोस्तों आंसर है इसका महमूद गजनवी के साथ। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान की बीच 2 बार युद्ध हुआ जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई पर पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। दोस्तों आंसर है इसका तराइन। दोस्तों आंसर है इसका तराइन की दूसरी लड़ाई में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ, जिसमें गोरी जो है वो पराजित हुआ, यानी कि गोरी जो है वो हार गया। और तराइन के द्वितीय युद्ध यानी कि दूसरे युद्ध में 1192 ईस्वी में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, यानी कि हरा दिया और उनके राज्य दिल्ली व अजमेर पर अधिकार कर लिया। किसने किया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर। आगे दोस्तों हमारे पास इसका दूसरा चैप्टर दिल्ली सल्तनत, और इसमें हम पढ़ेंगे गुलाम वंश को। दिल्ली सल्तनत दोस्तों मानव में शुरू हो चुका है और दिल्ली सल्तनत के अंदर हमें पहला वंश दिया गया है गुलाम वंश। प्रश्न है 437वां, सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्र रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी थी। दोस्तों आंसर इसका 1236 में। 1236 में। 1236 में। रजिया भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी।
जिसका जन्म 1205 में बदायूं में हुआ था। जिसका जो जन्म है वो 1205 में बदायूं में हुआ था। यह सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुमिश की पुत्री थी जो 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी। अगला है दोस्तों प्रश्न, मामलुक साम्राज्य का कौन सा या कौन सी शासक 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान था? दोस्तों आंसर है इसका रजिया सुल्तान। मामलुक साम्राज्य यानी कि गुलाम वंश 1236 से 1290 ईस्वी तक चला था। मामलुक साम्राज्य 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। मामलुक साम्राज्य 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था और 1236 में इल्तुमिश की मृत्यु के बाद कमजोर शासकों की श्रृंखला सत्ता में बनी रही। 1236 ईस्वी में इल्तुमिश की पुत्री रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी थी, शासिका बनी थी। 1236 ईस्वी में इल्तुमिश की पुत्री रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी थी जो 1240 ईस्वी तक बनी रही थी और यह भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी जिसका जन्म 1205 में हुआ था। रजिया बहुत ही बुद्धिमान, एक श्रेष्ठ प्रशासक और बहादुर योद्धा थी। अगला प्रश्न दोस्तों, दास वंश की स्थापना किसने की थी? दास वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आंसर है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था जो 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुर्क सरदारों को गुलाम वंश या दास वंश या मामलुक वंश का शासक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना 1206 में की थी। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुर्क सरदारों को गुलाम वंश, दास वंश या मामलुक वंश का शासक माना जाता है। इस काल में कुतुब्बी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसी, सुल्तुमिश तथा बलबनी बलबन नामक राजवंशों ने शासन किया। अगला है दोस्तों प्रश्न, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों आंसर है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था? आंसर दोस्तों इसका इल्तुमिश। इल्तुमिश इल्तुमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत 1226 ईस्वी में की थी। इल्तुमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत 1226 ईस्वी में की थी। एकता एक भूखंड होता था जिसके नियंत्रणकर्ता को मुक्ति या वली कहा जाता था। यह इस भूक्षेत्र में कानून व्यवस्था के साथ भू राजस्व की वसूली करवाता था तथा इस राजस्व का एक हिस्सा केंद्र को फवाजिल के रूप में भेजता था। इक्तादार का पद वंशानुगत न होकर समय समय पर स्थानांतरित होता रहता था जो इसे नौकरशाही रूप देता था। अगला है दोस्तों प्रश्न, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे डैश कहा गया। जिसे डैश कहा गया दोस्तों आंसर है इसका इक्तादारी। अमीर उल ख्याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी? निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी? दोस्तों आंसर इसका जमालुद्दीन याकूत को। जमालुद्दीन याकूत को। जमालुद्दीन याकूत एक अफ्रीकी सिद्दी गुलाम कुलीन था। जमालुद्दीन याकूत एक अफ्रीकी सिद्दी गुलाम कुलीन था जो रजिया सुल्ताना का विशेष कृपा पात्र था। वह रजिया का करीबी सलाहकार और दोस्त था। रजिया सुल्तान ने उसे शाही अस्तबल के प्रशासक के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था। उसने याकूत को अमीर उल ख्याल यानी कि घोड़ों का अमीर और बाद में अमीर अल उमरा यानी कि अमीर का अमीर की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला है दोस्तों प्रश्न, सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था? सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन सी 1266 से 1287 के बीच। 1266 से 1287 के बीच सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 ईस्वी तक दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था। सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 तक दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। इल्तुमिश ने ग्वालियर को जीतने के बाद बलबन को खरीद लिया था। रजिया सुल्तान ने उसे अमीर ए शिकार का पद दिया। बलबन इलबरी जाति का तुर्क था। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा था। बलबन ने राज दरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना एवं पाबोस सुल्तान के पैर चूमना प्रथा की शुरुआत की तथा अपने विरोधियों के प्रति कठोर लोभ एवं रक्त की नीति का पालन किया।
नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्लूक खां की उपाधि प्रदान की थी। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्लूक खां की उपाधि प्रदान की थी। अगला है दोस्तों प्रश्न, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? दोस्तों आंसर इसका कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ऐबक का जो मकबरा है वो लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी का दास था। कुतुबुद्दीन जो है वो मोहम्मद गोरी का दास था। ऐबक ने उत्तर भारत में पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण दिल्ली में करवाया था, जो विष्णु मंदिर के स्थान पर बनवाई गई थी। और अजमेर में संस्कृत विद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था तथा सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन को लाल बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला कुरान खवा सुरीले स्वर में कुरान पढ़ने के कारण कहा जाता है। सुरीले स्वर में कुरान पढ़ने के कारण उसे कुरान खवा कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला है प्रश्न, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? दोस्तों आंसर इसका गयासुद्दीन बलबन ने। सिजदा और पैबोस प्रथा गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया। सिजदा का अर्थ सिर झुककर सुल्तान के पैरों में सलाम करना तथा पैबोस का अर्थ सुल्तान के पैरों को चूमना है। इन अमानवीय प्रथाओं को मुगल बादशाह अकबर ने समाप्त कर दिया था। अगला है प्रश्न, डैश ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की? डैश ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की? आंसर है इसका गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की, जिसे फारसी में नया साल भी कहा जाता है और मुख्यतः ईरानियों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। यह मूलतः प्रकृति प्रेम का उत्सव है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का जो सही क्रम है वो क्या है? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन बी, गुलाम, खिलजी, तुगलक और लोधी। पहले गुलाम, फिर खिलजी, तुगलक और फिर लोधी। 1206 से 1526 के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः 5 राजवंश शामिल है जो निम्नवत है। मामलूक वंश या गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश 1414 से शुरू होकर 1450 ईस्वी तक रहा और लोधी वंश 1451 से शुरू होकर 1526 ईस्वी तक रहा। तो ये दोस्तों इनको कालक्रम में जो है व्यवस्थित किया गया है। अगला है प्रश्न, डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? दोस्तों आंसर इसका 1206 से 1526 ईस्वी तक की अवधि को। अगला है प्रश्न, रजिया सुल्तान डैश की बेटी थी? दोस्तों आंसर है इसका इल्तुमिश की। इल्तुमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुमिश की बेटी थी। वह 1236 से 1240 ईस्वी तक जो है दिल्ली की शासिका रही थी। दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। पर्दा प्रथा को त्याग कर रजिया पुरुषों की तरह कुबा यानी कि कोट, एमकुला, टोपी पहनकर राज दरबार में जाने लगी और शासिका बनने पर उसने उम्मदत उल निस्वा की उपाधि धारण की। अगला है दोस्तों प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान जो है वो किस वंश से संबंधित थी? आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन डी, दास राजवंश से। दास राजवंश से दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान गुलाम अथवा मामलुक वंश से संबंधित थी। वह इल्तुमिश की बेटी थी। अगला है प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? दोस्तों आंसर है इसका रजिया सुल्तान। दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना। डैश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था? दोस्तों आंसर है इसका गुलाम वंश। गुलाम वंश या मामलुक वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक था, जिसने मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत के प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक थी। मामलुक गुलामन से ये संबंधित थी। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्ताना 1236 से 1240 ईस्वी भी मामलुक वंश यानी कि गुलाम वंश से संबंधित थी। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक लगभग 84 वर्ष तक शासन किया था तथा भारत में इस्लामी शासन की नींव डाली। अगला है दोस्तों प्रश्न 455वां प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया डैश राजवंश से संबंधित थे? दोस्तों आंसर है इसका मामलुक। आंसर है दोस्तों इसका मामलुक यानी कि गुलाम वंश, दास वंश। अगला है प्रश्न, डैश ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की? दोस्तों आंसर है इसका
1206 दोस्तों, आंसर इसका 1206 में। दोस्तों आगे हमारे पास दूसरा टॉपिक खिलजी वंश। और दोस्तों ये हमारा मध्यकालीन इतिहास जो है इसमें चल रहा है, ये दूसरा हमारा टॉपिक खिलजी वंश। प्रश्न है दोस्तों 457, रेहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया गया है। दोस्तों आंसर है इसका इब्न बतूता। दोस्तों इब्न बतूता ने लिखी थी ये रेहला। रेहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक उत्तरी अफ्रीका के निवासी इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है, जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया गया है। 1342 में मोहम्मद तुगलक ने उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इस पद पर वह 8 वर्षों तक रहा। अगला है दोस्तों प्रश्न, कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। दोस्तों आंसर है इसका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार के उत्तर में अधूरी बनी अलाई मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसकी ऊंचाई 24.5 मीटर है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाने के कारण यह मीनार अधूरी रह गई। अलाई मीनार को कुश्क ए सीरी भी कहा जाता है। अलाई मीनार को कुश्क ए सीरी भी कहा जाता है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन शहर सीरी का निर्माण किया। निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन शहर सीरी का निर्माण किया। दोस्तों आंसर इसका अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में सैन्य शहर सीरी यानी कि दूसरी दिल्ली की नींव रखी। उसने सीरी शहर की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए हौज ए खास नामक जलाशय का भी निर्माण करवाया। इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। 460 प्रश्न दोस्तों दिया गया है, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है। दोस्तों आंसर है इसका चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। रानी पद्मावती का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। यह चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया, तब वहां के शासक राजा रतन सिंह थे। अलाउद्दीन से 7 माह तक युद्धरत होने के पश्चात रतन सिंह ने पराजय स्वीकार कर आत्मसमर्पण कर दिया, जिसे अलाउद्दीन ने बंदी बना लिया। अलाउद्दीन का किले पर अधिकार हो गया और रानी पद्मावती ने अनेक स्त्रियों के साथ जोहर कर लिया। अगला है प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का जो कर है वो नहीं लगाया गया था। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन ए, लघु उद्योगों पर कर। लघु उद्योगों पर कर। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी वंश का प्रथम सुल्तान था, जिसने भू राजस्व तथा सैन्य क्षेत्र में बहुआयामी सुधार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने वास्तविक उपज के आधार पर लगान की राशि निश्चित की। इसने कृषि पर कर के तहत भू राजस्व की दर को उपज का 1/2 भाग कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगाए। पहला चराई कर, जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, तथा गड़ी कर, जो घरों, आवास एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दिए गए हैं 462वां में प्रश्न, डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था। दोस्तों आंसर है इसका जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी। जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किलो खरी महल में करवाया। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किलो खरी महल में करवाया। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया तथा दक्षिण भारत में विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा था। अगला है दोस्तों प्रश्न, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था।
13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? दोस्तों आंसर है इसका लक्ष्मण सेन को। 13वीं सदी में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक और एकीकृत बंगाल के आखिरी हिंदू प्रशासक थे। उनकी राजधानी नदिया थी। बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के विजित क्षेत्रों को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित किया तथा लखनौती को राजधानी के रूप में स्थापित किया। दोस्तों आगे हमारे पास तीसरा टॉपिक तुगलक वंश। दोस्तों तुगलक वंश में हमारे प्रश्न है 464वें प्रश्न से डैश के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपना की प्रमुख मस्जिद थी। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपना की प्रमुख मस्जिद थी। बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली के जहांपना नगर में स्थित है। बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली के जहांपना नगर में स्थित है। इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। मोहम्मद तुगलक ने लगभग 1350 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। जहांपना को दिल्ली के 7 नगरों में से चौथा नगर कहा जाता है, जिससे मंगोलों के लगातार हो रहे आक्रमण से बचने के लिए बनवाया गया था। जहांपना नगर की सीमा पिथौरागढ़ और सीरी दोनों नगरों के परकोटों को मिलाकर बनाई गई थी। अगला है प्रश्न, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता डैश का मूल निवासी था। दोस्तों आंसर है इसका मोरक्को। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री, विद्वान तथा लेखक था। उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तंजियार में 24 फरवरी 1304 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इसने लगभग 75,000 मील की यात्रा तय की थी। अपनी यात्रा के दौरान यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। सुल्तान ने उसका स्वागत किया तथा दिल्ली का काजी नियुक्त किया। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। वह वर्ष 1342 ईस्वी में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीनी शासक तोंगन तैमूर के दरबार में गया था। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? आंसर दोस्तों इसका मोरक्को। काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन डी दिल्ली सल्तनत। 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश को दिल्ली सल्तनत के कई हमलों का सामना करना पड़ा और अंत में 1323 ईस्वी में समाप्त हो गया, जब गयासुद्दीन तुगलक ने काकतीय साम्राज्य की राजधानी वारंगल पर कब्जा कर लिया। और उल्लेखनीय है कि काकतीय राजवंश का उत्कर्ष 12वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। चालुक्य वंश के पतन के बाद चोलदित्य एवं रुद्र प्रथम ने इस राजवंश की स्थापना की थी। चालुक्य वंश के पतन के बाद चोलदित्य एवं रुद्र प्रथम ने इस राजवंश की स्थापना की थी। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? दोस्तों आंसर है इसका दिल्ली सल्तनत के काल में। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के काल में भारत की यात्रा पर आया था। अगला है प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके काल में देखा गया? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक के। इतिहासकारों के मत से 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ये वंश थे गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा, तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा और सैयद वंश 1414 से लेकर 1450 ईस्वी तक रहा और लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। 1325 ईस्वी में जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। इसने 26 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। इसके शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक भौगोलिक विस्तार हुआ, जिसमें लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप शामिल था। अगला है दोस्तों प्रश्न, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है कि लेखक कौन है? दोस्तों आंसर है इसका गिरीश कर्नाड। तुगलक गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखित
64 का भारतीय कन्नड़ भाषा का नाटक है। 13 दृश्यों का यह नाटक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल पर आधारित है। 13 दृश्यों का यह नाटक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल पर आधारित है। नाटक में नायक तुगलक को महान विचारों और एक भव्य दृष्टि के रूप में चित्रित किया गया है। अगला है दोस्तों प्रश्न 471वां प्रश्न, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? दोस्तों आंसर है इसका मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक ने कई प्रशासनिक परिवर्तन किए, जिनमें दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन तथा राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना शामिल है। 1351 में उसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। 472वां दोस्तों प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? दोस्तों आंसर है इसका दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद। 473वां दोस्तों प्रश्न है, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातु से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने 14वीं शताब्दी में सांकेतिक व प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन करवाया। सिक्के संबंधी प्रयोग के कारण एडवर्ड थॉमस ने उसे धनवानों का राजकुमार कहा है। मोहम्मद तुगलक ने दोक्कनी नाम से सिक्के का प्रचलन करवाया। मोहम्मद तुगलक ने दोक्कनी नाम से सिक्के का प्रचलन करवाया, किंतु यह प्रयोग उसका असफल हो गया। 12वीं शताब्दी में चीन के शासक कुबलई खान ने कागज की मुद्रा चलाई थी, जिसे चाउ कहा जाता था। उसका यह प्रयोग जो है सफल हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डैश फतुहात फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। डैश फतुहात फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। दोस्तों आंसर है इसका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फतुहात फिरोजशाही में फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक की प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। इसका लेखन स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने किया था। उसने अपने शासनकाल में चांदी व तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के चलाए, जिन्हें अद्दा व विक कहा गया। फिरोज ने अपने शासन काल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और इस्लामिक कानून द्वारा स्वीकृत केवल 4 प्रकार के कर, खराज, लगान, खुम्स, युद्ध में लूट का माल, जजिया व जकात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज शाह तुगलक ने नगर व एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें से हिसार हरियाणा का, फिरोजाबाद दिल्ली का, फतेहाबाद हरियाणा का, जौनपुर उत्तर प्रदेश का आदि प्रमुख थे। इसकी मृत्यु जो है वो 1388 ईस्वी में हुई थी। हौज खास परिसर दिल्ली में उसे दफना दिया गया। आगे है दोस्तों हमारे पास लोधी वंश। लोधी वंश से संबंधित दोस्तों हमें प्रश्न अब दिए गए हैं। प्रश्न है दोस्तों 475वें प्रश्न से, आगरा शहर को किसने बनाया? दोस्तों आंसर है इसका सिकंदर लोधी ने। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। उसके बाद सिकंदर लोधी शासक बना। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। उसके बाद सिकंदर लोधी शासक बना। भूमि मापन के लिए गज सिकंदरी नामक प्रामाणिक पैमाना सिकंदर लोधी ने प्रचलित कराया। 1504 में उसने आगरा शहर बसाया तथा 1506 में राजधानी दिल्ली से आगरा को ले गया। अगला है दोस्तों प्रश्न 476वां प्रश्न हमें दिया गया है, डैश लोधी वंश का संस्थापक था। डैश लोधी वंश का संस्थापक था। दोस्तों आंसर है इसका बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोधी वंश था, जिसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। इस वंश का शासनकाल 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर के हाथों लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी की हार के साथ दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है 477वां प्रश्न, इब्राहिम लोधी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में डैश द्वारा मारा गया था। दोस्तों आंसर है इसका बाबर। दोस्तों आंसर है इसका बाबर के द्वारा मारा गया था। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। मुगल शासक बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी को पराजित किया तथा इब्राहिम लोधी युद्ध स्थल पर मारा गया और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ एवं मुगल शासन की शुरुआत हुई। बाबर एक मुगल शासक था जिसका मूल स्थान मध्य एशिया था। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर।
दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ इतिहास के 477 प्रश्न तक हमारे पूरे कवर होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।